students, myself Rajeshwari Devi Rathore, Assistant Professor in Department of History. आज हम लेंगे सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन। भारत की ब्रिटिश सरकार तथा अंग्रेजी शिक्षा का सहयोग पाकर मुस्लिम समाज में सुधार और जागरण लाने के लिए जो सबसे प्रथम आंदोलन किया गया वह अलीगढ़ आंदोलन कहलाता है। इस आंदोलन के जनक सर सैयद अहमद खान थे। उनका जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली के एक सैयद परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मीर मुत्तकी था और इनका परिवार मुगल सम्राटों की सेवा में रह चुका था। सर सैयद अहमद खान पहले भारतीय मुसलमान थे जिन्होंने भारतीय मुसलमानों को संगठित होने, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा ग्रहण करने एवं अंग्रेजी शिक्षा के प्रति सहानुभूति प्रकट करने की सलाह दी। सर सैयद अहमद खान अपने प्रारंभिक काल में एक संयुक्त भारतीय राष्ट्र तथा हिंदू मुस्लिम एकता के कट्टर समर्थक थे। 1869 में उनको इंग्लैंड जाने का अवसर मिला। वहां 1.5 वर्ष रहकर उन्होंने अंग्रेजों के विचारों और उनकी सभ्यता का अच्छा अध्ययन किया। 1875 में उन्होंने अलीगढ़ में स्कूल की स्थापना की जो बाद में कॉलेज और विश्वविद्यालय के रूप में बदल गया। 1878 में वे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बन गए। इस पद की प्राप्ति के उपरांत वे ब्रिटिश सरकार के प्रशंसक एवं समर्थक बन गए, परंतु उनके समक्ष प्रमुख कठिनाइयां यह थी कि मुस्लिम संप्रदाय के प्रति ब्रिटिश सरकार को विश्वस्त किस प्रकार किया जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की और उसका कार्यालय 1869 में अलीगढ़ हस्तांतरण कर दिया। इसके माध्यम से उन्होंने मुस्लिम समाज को ब्रिटिश राज्य का महत्व समझाना आरंभ किया। पश्चिम की वैज्ञानिक पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करना आरंभ किया। उस समय अलीगढ़ उर्दू भाषा का अच्छा केंद्र था। 1870 में उन्होंने बनारस में एक समिति का गठन किया। उसके सचिव वे स्वयं बने। इसके माध्यम से उन्होंने ये पता लगाने का प्रयास किया कि मुस्लिम समाज पाश्चात्य शिक्षा से क्यों कतराता है, और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में इस्लामी शिक्षा का अभाव ही इसके कतराने का प्रमुख कारण है। अतः उन्होंने अपने अलीगढ़ कॉलेज में शिक्षा के 2 विभाग खोले, पहला अंग्रेजी विभाग और दूसरा प्राच्य शिक्षा विभाग। प्राच्य विभाग में शिक्षा का माध्यम उर्दू रखा और अरबी और फारसी भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य रखा। इस संस्था का नाम मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज रखा। इस कॉलेज की एक विशेषता यह रखी गई कि यहाँ शिक्षा पाने वालों को यहीं हॉस्टल में रहना पड़ता था। इसके पीछे सैयद अहमद का यह विचार था कि इस प्रकार छात्र अपने पारिवारिक रूढ़िवाद से बचे रहेंगे। सर सैयद भी रूढ़िवादी मुल्लाओं की आलोचना से नहीं बच सके। उलेमाओं को संतुष्ट करने की नीयत से उन्होंने कुरान की शिक्षा को युक्ति और प्रकृति के अनुरूप बताया। धर्म की व्याख्या करते हुए उन्होंने कुरान की शिक्षा को ईश्वरीय और चिरंतन बताया। हदीस को उन्होंने पैगंबर की उक्तियां बताया और धर्म के मामलों में उन पर आचरण करना अनिवार्य बताया। उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि मुसलमान और ईसाई सदैव बंधु तुल्य रहे हैं। अंग्रेजी शासन को उन्होंने मुसलमानों को लाभप्रद बताया। कॉलेज की स्थापना के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए स्वयं सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की नींव रखने का मुख्य उद्देश्य यह है कि पूर्वी ज्ञान का पश्चिमी साहित्य तथा विज्ञान से मेल किया जाए। इंग्लैंड से लौटने पर उनके विचार बदले। उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने की सलाह दी, परंतु इस मंत्रणा के बावजूद मुसलमान कांग्रेस में भाग लेते रहे और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष पद पर बदरुद्दीन तैयब जी ही आसीन हुए। उन्होंने पत्र व्यवहार करके सैयद अहमद खान की शंकाओं को दूर करने का प्रयास किया, परंतु इन पत्रों का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। ब्रिटिश राज्य के प्रति अटूट भक्ति तथा अपनी कौम की पृथक हित साधना ही सर सैयद खान ने अपना राजनीतिक लक्ष्य बना लिया। कांग्रेस विरोधी अभियान में सैयद अहमद को अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल थियोडोर बैक के रूप में एक सहयोगी और प्राप्त हो गया। कांग्रेस विरोधी विचारधारा को इंग्लैंड में प्रचारित करने के लिए बैक की सहायता से उन्होंने 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। इसका स्पष्ट उद्देश्य मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रखना तथा उन्हें अंग्रेजी राज्य का समर्थक बनाना था। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अलीगढ़ कॉलेज के प्रथम तीनों प्रिंसिपल बैक, मॉरिसन और आर्चीबोल्ड
ने मुसलमानों को अंग्रेजों के पक्ष में तथा हिंदुओं के विरोध में उकसाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर सैयद ने 1893 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन का गठन कर लिया। इसका प्रमुख उद्देश्य कांग्रेस की मांगों का विरोध करना तथा मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बनाना था। इस प्रकार के प्रयासों में ही 1998 में सर सैयद इस जहां से चल बसे। अलीगढ़ आंदोलन को और भी प्रबल बनाने हेतु सर सैयद ने 1886 में ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कांग्रेस की स्थापना की। सॉरी, मैंने आपको बोल दिया 1888 में वे चल बसे। 1998 नहीं, 1888 में सर सैयद जहां से चल बसे। अलीगढ़ आंदोलन को और भी प्रबल बनाने हेतु सर सैयद ने 1886 में ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारत के विभिन्न भागों में अधिवेशन आयोजित करके अधिकतम क्षेत्रों में अलीगढ़ आंदोलन की मुख्य धारा को लोकप्रिय बनाना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस संगठन का अंतर स्पष्ट करने के लिए 1890 में इसका नाम ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया। इससे स्पष्ट है कि सर सैयद अहमद खान कांग्रेस के कट्टर विरोधी और ब्रिटिश सरकार के प्रबल समर्थक एवं प्रशंसक बन गए थे। कालांतर में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तो मुस्लिम संस्कृति और ब्रिटिश सरकार के स्वामी भक्त सेवकों के उत्पादन का केंद्र बन गई। अब हम लेंगे सर सैयद के विचार। तो पहले लेंगे सर सैयद के सामाजिक विचार। सर सैयद ने सामाजिक बुराइयों को भी दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने दास प्रथा, सूदखोरी की कटु आलोचना की। उन्होंने युद्ध में परास्त लोगों को बंदी बनाना भी हेय बताया। सामान्य परिस्थितियों में बहुविवाह की भी उन्होंने आलोचना की। धर्म में कट्टर होते हुए भी वे जिहाद के समर्थक नहीं थे। वे खिलाफत के समर्थक नहीं थे। उनका कहना था कि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के 3 दशक उपरांत इमाम हसन के साथ ही खिलाफत समाप्त हो गई। इस धारणा का प्रसार करके भी उन्होंने अंग्रेज शासकों के प्रति अपनी निष्ठा का ही परिचय दिया। अब हम लेंगे सर सैयद के राजनीतिक विचार। कांग्रेस की स्थापना के उपरांत सैयद अहमद हिंदू विरोधी अधिक बने थे। उन्हें भय था कि यदि मुसलमान ब्रिटिश सरकार के विश्वास पात्र नहीं बनेंगे तो आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में वे पिछड़े रह जाएंगे। सर सैयद मुसलमानों के दिल और दिमाग में अंग्रेजों के प्रति निष्ठा और स्वामी भक्ति की भावना कूट कूट कर भरना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार विरोधी कांग्रेस से वे अपने मुसलमान भाइयों को दूर रखना चाहते थे। इसीलिए कांग्रेस की स्थापना के चंद वर्षों उपरांत ही उन्होंने उसके विरुद्ध जहर उगलना आरंभ कर दिया। राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रतिनिधित्व प्रणाली की मांग को वे निम्न वर्गों के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण समझते थे। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट के माध्यम से उन्होंने कांग्रेस की मांगों की कटु आलोचना की। अब हम लेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना में सर सैयद की भूमिका। हिंदू और मुसलमानों के मध्य पृथकता की भावना उत्पन्न करने में निस्संदेह सर सैयद अहमद ने बड़ी भूमिका निभाई और उसमें सहायक बने प्रिंसिपल बैक और आर्चबोल्ड। परंतु सारा श्रेय इनको ही देना उचित नहीं है। इस पृथकता की भावना के उत्पन्न होने के अन्य और भी कारण थे, जो इस प्रकार से हैं। पहला, सर सैयद और उनका अलीगढ़ आंदोलन दोनों ही प्रारंभ से अंग्रेजों की कृपा तथा उनकी सहानुभूति पर अवलंबित रहे और उनकी सहानुभूति व सहयोग पाने हेतु सर सैयद को अपने मुसलमान भाइयों को हिंदुओं से अलग रहने को प्रेरित करना पड़ा। दूसरा, प्रिंसिपल बैक और प्रिंसिपल आर्चबोल्ड ने सर सैयद का ध्यान अंग्रेजों के प्रति मोड़ा। वे दोनों प्रिंसिपल ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पक्के समर्थक थे और वे भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व बनाए रखना चाहते थे। अतः उन दोनों ने अपने सतत प्रयासों से सर सैयद के मस्तिष्क में हिंदुओं के प्रति घृणा और वैमनस्य उत्पन्न किया। 1883 से 1889 तक प्रिंसिपल बैक और उसके उपरांत आर्चबोल्ड निरंतर सर सैयद को पृथकवाद के लिए उकसाते रहे। तीसरा, निस्संदेह अलीगढ़ आंदोलन ने मुसलमानों में जागरूकता तथा हिंदुओं के विरुद्ध द्वेष और घृणा की भावना उत्पन्न की, परंतु सांप्रदायिक भावना को प्रबल बनाने में हिंदू उग्रवादी आंदोलन भी पीछे नहीं रहे। उनके हिंदूवाद ने सर सैयद अहमद को हिंदू विरोधी तथा पाश्चात्य सभ्यता का प्रबल समर्थक बना दिया। चौथा, मुसलमान भारत में
संख्यक थे और अहमद खान को सदैव यह भय रहता था कि बहुसंख्यक हिंदू अल्पसंख्यक मुसलमानों का अहित कर सकते हैं। पांचवा, डॉक्टर विपिन चंद्र के मतानुसार सर सैयद 19वीं सदी के अंतिम चरण में इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि उनके मुसलमान भाई अपने धर्म और संस्कृति की सुरक्षा अपने भाई अंग्रेजों की सहायता से ही कर सकते हैं। अतः उन्होंने बार बार अपने मुस्लिम भ्राताओं से पश्चिम की ओर उन्मुख होने का अनुरोध किया। इसीलिए वे अपने मुसलमान भाइयों को पाश्चात्य शिक्षा अपनाकर पाश्चात्य सरकार के प्रति ही निष्ठावान बने रहने का उपदेश देते थे। छठा, डॉक्टर ताराचंद के मतानुसार सर सैयद अहमद ने मुस्लिम समाज को देश से ऊपर देखा। उन्होंने भारत पर गर्व न करके अपनी मुस्लिम समाज को ही सर्वोपरि माना। सातवां, सर सैयद समय की उपज थे, इस कारण भी उनका झुकाव अधिक मुस्लिम समाज की ओर ही रहा। उनके जीवन काल में मुसलमान शिक्षा व सामाजिक स्तर से गिरे हुए थे। अशिक्षित होने के कारण आर्थिक क्षेत्र व राजनीतिक क्षेत्र में भी मुसलमान पिछड़े हुए थे। इसी कारण उनका राजनीति में कोई महत्व नहीं था। अतः उनका अपने मुसलमान भाइयों के हित में सोचना आवश्यक था। मूल्यांकन में मुसलमानों ने उनको अपना सबसे बड़ा नेता माना। एस.सी. सरकार ने लिखा है कि सैयद अहमद ने अपने कार्यों और अलीगढ़ आंदोलन के द्वारा समूचे भारतीय इस्लाम में एक नवजीवन का संचार कर दिया, परंतु अनेक अवसरों पर उन्होंने ऐसे भी विचार व्यक्त किए जिनसे वे राष्ट्र पुरुष और देशभक्त प्रतीत होते हैं। इसकी पुष्टि करते आर.सी. मजूमदार ने लिखा है, सर सैयद अहमद उत्साही देशभक्त और राष्ट्रवादी थे। तो ये था सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन।